हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9th की हमारे परिवेश के पदार्थ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पदार्थ का तीनों अवस्था यानी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। और अंत में हम लोग पिछले वीडियो में एक क्विक रिवीजन के तहत हम लोग जितना चीज पढ़े थे ठोस, द्रव और गैस, उसके बारे में हम बोले थे कि इसको क्विक रिवीजन के तौर पे हम इसको यहाँ पे देख सकते थे कि ठोस और द्रव और गैस का क्या क्या गुण होता है, सबके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। अब हम लोग आज देखेंगे कि जो चैप्टर अभी पढ़े हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली था, कुछ ऐसे टर्म आ रहे थे जिसका मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी था। जैसा पहला नंबर आता है द्रवनांक। द्रवनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखिए परिभाषा क्या कर रहा है, देखिए द्रवनांक ऐसे समझिए कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलना प्रारंभ कर दे। मान के चलिए अगर कोई बर्फ है, बर्फ पहले है तो वो ठोस अवस्था में है। अब ठोस अवस्था में बर्फ है तो कोई ना कोई टेम्परेचर होना चाहिए ना कि ये अपनी अवस्था को बदल के द्रव अवस्था यानी पानी में बदल जाए। तो बर्फ के लिए जो द्रवनांक है सबको मालूम होना चाहिए कितना डिग्री पे वो जल में बदल जाता है यानी द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो कहिएगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन करेंगे तो बर्फ जो है वो किस में बदल जाएगा, तो द्रव अवस्था में बदलेगा। तो वही देखिए, अब वायुमंडलीय दाब हम लोग बोले थे, हम लोग के शरीर के ऊपर पृथ्वी पर एक दाब काम करता है, उस दाब को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, कैसा तापमान, जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ कर दे, प्रारंभ बोले तो शुरू कर दे, यानी ठोस अवस्था है यानी कि जैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा तापमान होना चाहिए ना कि ये जैसे अपने अवस्था को बदल के द्रव में बदल जाए, वही तापमान को कहते हैं द्रवनांक। जैसे बर्फ के लिए कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है क्वथनांक, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का अर्थ होता है, ऐसे समझिए जैसे खौलना। यह भी एक निश्चित तापमान है कि यह वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ कर। जैसे कहने का अर्थ है कि हम लोग को पता है कि जल जो है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, खौलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल खौलने लगा अर्थात वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए तैयार हो गया, यानी उसका शुरुआत हो गया कि वो किस अवस्था में बदले, गैस अवस्था में। अर्थात यह वह तापमान है जिस पर कोई द्रव खौलना प्रारंभ कर दे या अपने अवस्था यानी कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना प्रारंभ कर दे, उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ कर दे, अर्थात कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। तीसरा होता है हिमांक या इसी को कहते हैं जमना, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे यह वह तापमान है, नाम से स्पष्ट है कि जमने की बात कर रहा है, कि कोई पदार्थ द्रव की, कोई कब जमता है, कोई भी चीज पहले जो रहता है द्रव अवस्था, जैसे पानी, पानी जब जमता है तब ना वो ठोस अवस्था में बर्फ बन जाता है। यानी कि पानी के लिए कुछ तापमान होना चाहिए ना कि कितना डिग्री सेल्सियस पे वो जमने लगेगा। तब पानी का जो जमनांक होता है यानी हिमांक बिंदु होता है, वो भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से किस अवस्था में बदल जाएगा, पानी बर्फ में बदल गया यानी द्रव किसी में बदल जाए, ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, हिमांक। तो हिमांक हम किसको कहेंगे, जो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए। तो क्या हम लोगों ने देखा, द्रवनांक जब ठोस द्रव में बदल जाए, क्वथनांक जब द्रव गैस में बदलना प्रारंभ कर दे यानी खौलना प्रारंभ कर दे, हिमांक यानी कोई द्रव किसी में बदलना प्रारंभ कर दे, ठोस में परिणत कर दे। अब चौथा होता है द्रवण की गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा नाम से स्पष्ट है कि ये छुपा हुआ यानी छिपा हुआ उष्मा यानी हीट। जैसे देखिए, अब वायुमंडलीय दाब से आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब जो हम लोग, जहाँ पे हम जिस दाब का अनुभव कर रहे हैं वो दाब को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके द्रवनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त उष्मा कहते हैं। अब इसको समझिए ये क्या कहना चाह रहा है।
जैसे मान के चलिए हम लोग को पता है कि बर्फ से हम लोग को क्या बनाना है, तो बर्फ से हम लोग को पानी बनाना है। तो बर्फ से पानी बनाने के लिए कुछ क्या होना चाहिए, क्या कभी कभी आप जब छोड़ देते हो ऐसे बर्फ, तो आपके कहने से कि वो अपना मन से उस अपना एक नियमित टेम्परेचर जिस हिसाब से उसको मिल जाता है, तो वो तो बन जाता है द्रव अवस्था में। तो वही क्या कह रहा है, मान के चलिए कोई ठोस पदार्थ लेना है, कोई बर्फ का एक टुकड़ा ले लीजिए, बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए। अब बर्फ का टुकड़ा कितना, 1 kg ले लीजिए, कितना ले लीजिए, 1 kg। अब बर्फ के टुकड़े को, ठोस पदार्थ है, उसके द्रवनांक पर द्रव अवस्थाएं बदलने। अब ये जो है इसको द्रवनांक, इससे पहले हम द्रवनांक पढ़े थे। अब ये जो बर्फ है, बर्फ को अब मतलब ये द्रव में बदलेगा, तो कब बदलेगा, द्रवनांक पर पहुंचने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होता है ना, यानी कि 1 kg ठोस पदार्थ को उसके द्रव्यनांक तक पहुंचने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वो ऊष्मा छिपी हुई होती है, जिसके कारण उसको बोलते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा। अब जितना ऊष्मा होना चाहिए, यानी एक बर्फ के द्रवण के लिए गुप्त ऊष्मा कितना होना चाहिए, तो 3.347 गुने 10⁵ जूल प्रति केजी। मतलब एक बर्फ को जब हम लोग द्रव में बदलना है, तो इसके लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ था वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ, और कितना पर इसको आंका जाता है, अगर 1 kg ठोस पदार्थ को उसके द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ठीक इसी प्रकार अगर हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे तो वही होगा, वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg, मान के चलिए 1 kg आप ले लीजिए, कोई द्रव पानी ले लीजिए। अब इस 1 kg पानी को आपको ताप में बिना परिवर्तन किए बिना आपको द्रव अवस्था से गैस में बदलना है ना। ये जो है पानी है, पानी को आप खौलाते हैं तब बदलता है गैस अवस्था में। लेकिन जब आप हम पोखर का उदाहरण लिए थे, तो वहां पे तो आप तापमान नहीं दिए थे, एक फिक्स इसके अंदर कुछ ना कुछ जो गुप्त ऊष्मा छिपा हुआ था, तब तो पोखर का पानी अपने आप वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वो जो ऊष्मा छिपा हुआ रहता है, उस ऊष्मा को ही कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो जल को वाष्पन होने के लिए गुप्त ऊष्मा कितना होना चाहिए, तो 22.59 गुने 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब पर जो जिस दाब का हम लोग अनुभव करते हैं, कोई द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना है, और उसको द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब नोट में जैसे आप लोग को मालूम होना चाहिए, यही कारण देखिए, ये बर्फ के लिए द्रवण की गुप्त ऊष्मा है, और ये है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो देखिए वो जल है, और ये क्या है, वाष्प है। वाष्प में ज्यादा है ना ऊष्मा, हीट ज्यादा है ना जल की अपेक्षा। ये बर्फ जो है द्रव में बदला, तो इसके लिए इतना ऊष्मा चाहिए 3, और यहाँ 22.59 है। दोनों में ज्यादा किसका है, तो कहिएगा वाष्प का। यही कारण है कि आप अगर जल उबल रहा है, तो उसके तुलना में अगर आप भाप से आपका शरीर जलेगा, तो वो ज्यादा जलन पैदा करेगी, क्योंकि भाप का जो ऊष्मा होता है उसके अंदर छिपा हुआ, वो बहुत ज्यादा होता है जल की तुलना में। अब देखिए एक होता है सेल्सियस और केल्विन में संबंध। देखिए सेल्सियस और केल्विन में संबंध को आप देखना है, तो सेल्सियस से केल्विन, अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो उसमें आप क्या कीजिए, 273.15 जोड़ दीजिए। यानी इससे क्या मालूम हुआ, सेल्सियस से हमेशा अंकों में केल्विन का मान 273.15 होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे, 273.15, तो क्या हो जाएगा 273.15 केल्विन। अब हम लोग समझते हैं गैस और वाष्प में अंतर। अब साधारणतः देखा जाए तो गैस, जैसे पानी जो है वाष्प बन के उड़ गया, तो वो तो गैस अवस्था है, और उसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं वाष्प। तो हम देखेंगे साधारणतः तो गैस और वाष्प में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब अंतर स्पष्ट किया जाए, तो गैस हम कुछ वाष्प हम किसको कहते हैं, देखिए
अगर वाष्प शब्द के यहाँ प्रयोग होता है कि कमरे के तापमान पर जो द्रव के रूप में रहते हैं, कमरे के तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर यहाँ वायुमंडल में नॉर्मल रहता है उसको हम कहते हैं कमरे का तापमान। कमरे के तापमान पर वैसे गैसों के लिए किया जाता है जो किस अवस्था में रहता है, द्रव। अब यहाँ समझिए, अगर हम नॉर्मल जल की बात करेंगे, जो नॉर्मल जल है, वाटर है, वो अगर कमरे के तापमान पर है तो जल जो है वो किस अवस्था में रहेगा, तो कहेंगे द्रव अवस्था में रहेगा। तो वो जल का जो गैसीय रूप होता है तो उसको कहेंगे वाष्प। लेकिन अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस हम उसको कहते हैं जो कमरे के तापमान पर भी नॉर्मल टेम्परेचर भी रहे, उस अवस्था में वो गैसीय अवस्था में रहे, यानी गैस गैसे में रहे, कितना भी तापमान क्यों ना मिल जाए वो गैस का गैसीय अवस्था में रहे। जैसे हाइड्रोजन, इसको किसी भी तापमान पे ले जाइएगा तो हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में रहेगा, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में रहेगा, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में रहेगा। लेकिन इसके विपरीत देखिएगा तो वाष्प हम किसको कहते हैं, जो कमरे के तापमान पर द्रव में, जैसे कोई भी नॉर्मल जल की बात करेंगे, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा तो ये रहेगा द्रव अवस्था में, और जब यही बदलेगा भाप में तो इसको हम क्या कहेंगे, गैसीय रूप में रहता है, अर्थात उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प। अब हम लोग समझते हैं ऊष्मा का अवशोषण। अंत में क्या समझेंगे हम लोग, ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण क्या होता है, देखिए, अवशोषण मतलब होता है सोखना। अवशोषण मतलब क्या होता है, सोखना। देखिए, सभी पदार्थों को ऊष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है कि इस वातावरण पे, धरती पे, वायुमंडल में जितना आपका जो पदार्थ है सबको ऊष्मा को सोखने की क्षमता अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जितने सारे वस्तुएं हैं सबको ऊष्मा को सोखने की, अवशोषण करने की क्षमता एक है। जैसे अगर कोई काला वस्तु की बात करेंगे तो वो सफेद वस्तु की तुलना में ऊष्मा का अधिक अवशोषण करती है। यानी कि अगर दो वस्तु है, एक काला वस्तु है और एक सफेद वस्तु है, तो जो काला वस्तु होता है ये ऊष्मा को यानी प्रकाश के किरण को ज्यादा से ज्यादा सोखता है, यानी प्रकाश के सभी किरण को क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है। जबकि एक सफेद वस्तु है प्रकाश के किरण को परावर्तित कर देता है, यानी ये कम सोखता है। यही कारण है कि काला रंग का जो प्रयोग होता है वो सौर कुकर में निर्माण में, ठंड के दिन में अगर आपको सलाह दिया जाएगा कि काला कपड़ा पहनिए क्योंकि ये ऊष्मा को ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और गर्मी के दिन में कहेगा आपको सफेद कपड़ा पहनना क्योंकि ये ऊष्मा को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, लौटा देगा। क्योंकि काले के दिन में अगर गर्म ठंडा के दिन में अगर आप काला कपड़ा पहनिएगा तो ये जितना प्रकाश आएगा सबको अपने में अवशोषित कर लेगा और आपको ठंड लगने से बचाएगा, आपको गर्मी की अनुभूति देगी। जबकि वही सफेद कपड़ा की बात करेंगे तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि आपको कम शरीर के अंदर ऊष्मा की आवश्यकता है, अर्थात ये सफेद का काम होता है प्रकाश के किरण को लौटा देना, यानी आपको कम ऊष्मा देगा, अर्थात आपको ठंड की अनुभूति प्रदान करेगी। तो ऊष्मा का अवशोषण क्या होता है कि अलग अलग पदार्थों के लिए ऊष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। जैसे काली वस्तु का अधिक अवशोषण करता है और जो गर्म सफेद वस्तु है वो कम करता है। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पदार्थ की एक नई अवस्था, जिसे चौथी अवस्था प्लाज्मा कहते हैं, और एक पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।